अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लो थेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बदस्तक अस्कलाइन फसा ताहिर, एपिसोड 42। गाड़ी में बेहद खामोशी का राज था और ये खामोशी उनके मीर हाउस पहुंचने तक बरकरार रही थी। गेट से बाहर गाड़ी खड़ी करने पर वो इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखने लगी। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर आ जाऊँगा, वो नाक की सीधी में देखता कह रहा था। वो फिर से नशीस से टेक लगा कर बैठ गई। तो फिर पहले आप अपना काम निपटा लें, वापसी पर इधर आ जाएंगे। नफल ने बेसाख्ता उसको देखा था, फिर कदे तवक्कुफ के बाद बोला, आप मेरी वजह से लेट मत हो, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ। माइंड यू नफल, अभी मेरा घर नहीं है और मेरा यहाँ आना आपके साथ होने से वाबस्ता है। और अगर मैं ना जाना चाहूँ तो? वो जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था और वो जब्त के दहानों पर खड़ी रसानियत आमेज़ अंदाज में बोली, अगर मैं सबके सामने आपका भरम रख सकती हूँ तो फिर आपको भी एहसान चुकाना पड़ेगा। वो साने भर उसे देखे गया। विंड स्क्रीन के पार देखती वो बेहद संजीदा थी। ये शायद अपने असराब को दबाने की कोशिश कर रही थी। फिर चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो नज़र बिला इरादा ही नौफल से मिल गई। आप मुझे निकाह करके लेके गए थे ना, आपके साथ भागी नहीं थी जो दरवाजे पर उतार कर भाग रहे हैं। अगर आप अभी फारिग नहीं तो फिर कभी आ जाएंगे? उसकी आंखों में उतरती सुर्खी, लबो लहजे की मजबूती में कोई तालमेल नहीं था, मगर अब बात ऐसी तान पर आन टूटी थी कि नौफल जबड़े भींच कर रह गया। ओके, मगर मैं सिर्फ अपनी बहन के ससुराल की हैसियत से उतरूँगा, कहते हुए उसने हॉर्न पर हाथ रख दिया। सनन सनन सुबह का दिल जैसे जलता कोयला बन गया था। कहने को बहुत कुछ था और करने को उससे भी ज़्यादा, मगर वो सबा मीर थी जिसे बहुत से रिश्तों का मान और सलामती अजीज़ थी। बड़े हौसले के साथ वो उसे कदम से कदम मिलाती अंदर दाखिल हुई थी। पूरे घर में वालिहाना से हलचल मच गई थी। अब लग रहा है ना फिर से घर लौटी हो? नगीन ने उसे भीजते हुए शरारत से सरगोशी की तो वो मुस्कुराने की कोशिश में नाकाम होती वो ज़ोहा की तरफ पलट गई। फ़ौरन ही उन दोनों की खातिर मुदारात का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ मत कीजिएगा अम्मी, ये बस चंद मिनटों के लिए आई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है इन्हें। सबा ने बाआवाज़ बुलंद कहा तो नौफल अपनी जगह जज्बस हो गया। अभी तो आए हैं, आते ही और कौन सा ज़रूरी काम निकल आया आपका? नगीन को एतराज़ हुआ था। 100 काम होते हैं इंसान को। वो तादीबी नज़रों से सबा को देखता नगीन से कह रहा था, मगर आज इन 100 से ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आप हमारे साथ एक अच्छी सी शाम गुजारें, गपशप लगाएं। ज़ोहा ने रौब छाड़ा था। बिल्कुल, इतने दिनों बाद तो आए हैं आप दोनों। हमरा ने भी उसके तायद में कहा था। हमरा गुड़िया, ये ज़रूर रुकते, अगर फारिग होते तो। शुक्र करो मुझे अंदर छोड़ने तो चले आए, कहीं बाहर से मुझे छोड़ जाते तब तुम लोग क्या कर लेते? सबा ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए फरमाइशी अंदाज में उसे टोक दिया था। उसका अंदाज नौफल को बहुत चुभा था। तभी उसके बाद ख़त्म करते ही खुशगवार अंदाज में बोला, माना कि मेरा काम भी ज़रूरी था, मगर इतने मोहब्बत करने वालों की बात ना मानना भी बहुत बड़ा जुर्म है। मैं ये जुर्म नहीं कर सकता। हुर्रे, हमरा और वजदान ने एक साथ नारा लगाया था। खाने के दौरान नौफल की सबके साथ गपशप रही थी और खाने के बाद सब सही मायनों में महफिल जमा बैठे। यार कुछ हमें भी तो बताओ, कैसा तजुर्बा रहा मॉडलिंग का? अनस बड़े तजस्सुस से पूछ रहा था, जो कम अज़ कम नगीन से तो हज़म नहीं हो पाया। इन्हें ज़रूर बताइएगा नौफल भाई, ताकि इनका डायलॉग बोलने का शौक़ पूरा हो सके। देखा, अभी शोहरत मिली भी नहीं और जलने वाले हमसे जल गए। इसे कहते हैं छुपा हुआ अंदाज़, जो उमड़ उमड़ कर सबको दिखाई देता है। अनस ने तफाकुर से कहा तो सबको हंसी आने लगी। नहीं भाई, मैं मानती हूँ ये बहुत बड़े एक्टर हैं। नगीन ने उस पर फिक्रा कसा था। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, बस एतमाद होना चाहिए खुद पर। नौफल ने 2 जुमलों में अपना एक्सपीरियंस दिया था, जिस पर ज़ोहा ने गिरा लगाई। बिल्कुल जी, अपने इतने मॉडल्स के साथ डायलॉग्स बोलते फिरे और बीवी बेचारी का कलेजा जलता रहे। वो हंस दिया, फिर सबा को देखते हुए चिताने वाले अंदाज में बोला, हमारी मिसेस में तो जेलसी का मादा बिल्कुल भी नहीं है। फ्री हैंड दे रखा है हमें। सबा किलस कर रह गई। ये तो उसका दिल ही जानता था कि पहले जालिम और फिर आयमा के साथ नौफल की कुर्बत देख कर उसके सीने पर कैसे सांप लौटे थे। पता नहीं कब और कैसे वो इस बेमहर और संगदिल शख्स की परवाह करने लगी थी और इसका किसी और के साथ होना दिल को बुरा लगने लगा था। बहुत बुरी बात है सबा, तुम्हें तो चाहिए कि अब इनकी एक एक हरकत पर नज़र रखो। ज़रा किसी और की ये नज़र करें, एक हंगामा उठा दो। लेकिन मुतासिफाना अंदाज में उसे समझा रही थी, जिस पर वो महज मुस्कुरा कर रह गई। हाँ, इस तजुर्बेकार बीबी से मशवरा ले लो, जिसको खुद शौहर को काबू करने का तरीका नहीं आता। अनस ने दर पर्दा अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी। वो मुँह बनाकर बैठ गई। भाई, कुछ लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस उनकी शख्सियत ही में ऐसा सहर होता है कि उनको चाहने वाले इस सहाराना हिसार को तोड़ कर कहीं और जा ही नहीं पाते।
नौफल धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो सबा का दिल अजीब से अंदाज में धड़क उठा। वो जानती थी कि वो कितना बड़ा एक्टर है, अपना इमेज बनाए रखने का फ़न उसे कितनी अच्छी तरह आता है, मगर फिर भी एक बार उसका दिल ज़रूर चाहा कि वो चेहरे पर बिलखसूस उसकी आंखों को देखे कि उनमें कैसे रंग भरे थे। यू आर वेरी लकी सबा, ज़ोहा ने उसके कान में सरगोशी की थी और सबा का दिल भी चाहा कि अभी वो यहीं बैठे बैठे दहाड़े मार मार के रोने लगे। कौन सी लकी, कहाँ की लकी? उसने कभी अपनी किस्मत के मुतालिक बहुत नहीं सोचा था, मगर जब से नौफल उसकी किस्मत में आया था वो किस्मत से शौकी हो गई थी। क्या था अगर इतने शानदार आदमी के साथ साथ थोड़ी सी मोहब्बत भी? वजदान, हमरा और मोहित आगे पीछे ही कमरे में दाखिल हुए थे। ये लो आ गए दुनिया के मसरूफ़ तरीन बंदे, अनस ने मोहित को देखते ही ऊँची आवाज़ में कहा। तो वजदान इनकिसारी से बोला, ये तो आपका हुस्न ज़न है, वरना माँ बदौलत तो खुद को बहुत हकीर और पुरतकसीर गर्दानते हैं। बेटा जी, आप वाकई खुद को सही पहचानते हैं। ये तारीफ़ मैं आपके बड़े भाई की कर रहा हूँ, अनस ने इत्मीनान से जवाब दिया था, जिस पर सबसे ऊंची आवाज़ हमरा की थी। चलें, बड़े भाई भी तो हमारे ही हैं, वो मुतमईन था। नौफल ने अपने पास कारपेट पर मोहित के लिए जगह बनाई थी। सबा ने कनखियों से ज़ोहा की तरफ देखा जो लब भीजे पेशानी पर तेवरी डाले बैठी थी, जैसे अब कुछ भी बोलने का इरादा न हो। उसने मोहित की जानिब देखा, वो हमेशा की तरह बहुत मुतमईन और पुरसकून दिखाई दे रहा था। ज़ोहा से बातें हो जाने के बाद भी सबा के दिल में एक अनजाना सा खौफ बेदार होने लगा। वो अच्छी तरह जानती थी कि अनचाही ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल काम है। मैं मोहित भाई से ज़रूर पूछूंगी कि वो ये फ़ैसला महज अम्मी की रज़ा हासिल करने के लिए कर रहे हैं या वो वाकई इतने मुतमईन है जितने के दिखाई दे रहे हैं। उसने तय कर लिया था। वो कहते हैं ना कि अपने साथ डूबते मुसाफिर को देखकर दिल को बहुत तकवीत मिलती है कि हम अकेले नहीं डूब रहे। उसी तरह मोहित का मुस्तकबिल देखकर खुश हूँ। अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उसका भी यही हाल होगा, अनस यकीनन ज़ोहा को चिढ़ाने की खातिर बावाज़ बुलंद कह रहा था। सब अपने ख्यालात से चौंक कर बेख्तियार ज़ोहा को देखने लगी। ख्याल यही था कि अभी उठकर दनदनाती हुई वॉकआउट कर जाएगी, जैसे कि मोहित के प्रपोज़ल को सुनकर उसने किया था, मगर उसके बरक्स वो बड़े इत्मीनान से बोली, कौन सा इस्लाम में मर्दों को किचन का काम करने से मना फरमाया गया है, बल्कि अपने साथ साथ अपनी बीवी को भी पकाकर खिलाएं तो शायद कुछ अमाल अच्छे हो जाएं। सबा को जी भर कर हैरत हुई थी कि ज़ोहा ने समझौते की राह पर कदम डाल दिए हैं। उसके दिल में खुशी का एहसास पैदा हुआ था, और अगर ऐसा हो रहा था तो इससे ज़्यादा दिल पसंद और भला कौन सी बात हो सकती थी। बिल्कुल मोहित भाई, अब आप खाने की किताब खरीद कर अपनी लाइब्रेरी की रौनक बढ़ाएं ताकि कल को किचन की रौनक में भी इजाफा हो। उसने भी खुश दिली से कहते हुए मोहित का घिराव किया तो उस साफ़गोई से बोला, भाई साफ़ और सीधी बात है, मुझे दो ही काम करने आते हैं, एक वार्डरोब का और दूसरा अपना। लो भला पीछे और कौन सा काम रह गया है? सबा ने हंसकर कहा तो नगीन बेसाख्ता बोली, झाड़ू और पोछा। लाहौल वाला सख्त रोमांटिक काम है ये। अनस के नाजुक तबीयत पे ये ख्याल सख्त नागवार गुजरा था। बीवी की खिदमत करना भी रोमांस ही कहलाता है जनाब, नगीन ने कहा तो वो सिकोड़ने लगा, जिसने हमेशा उल्टे सबक पढ़े थे। एक दूसरे के अदब व एहतराम को भी रोमांस ही समझना चाहिए, वो इतने आसान से कहा तो सबा इत्मीनान से बोली, इखलाकियात के ये सबक सभी ने नहीं पढ़े होते मोहित भाई, यहाँ तो वो हाल है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नौफल ने बेसाख्ता उसकी जानिब निगाह की थी, मगर वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। तुम तो ये फ़लसफ़ा ना ही बोला करो, खामखा दिल दहला के रख देती हो बंदे का, अनस ने साफ़गोई से कह दिया था। फिर बड़े जज़ब से बोला, रोमांस तो सिर्फ शायर ने कहा है, ये और बात है कि मनबर पे आके कुछ ना कहें, हमें इस बेध्यानी में भी तेरे ध्यान रहते हैं। उसने दो मुख्तलिफ शेरों के मिस्रों को गलत मलत करके एक तीसरा शेर उजाद कर लिया था। बिल्कुल ठीक करते हैं जो मनबर पे आके कुछ नहीं कहते, वगरना ये शेर कहते तो बहुत टमाटर पड़ते, मोहित ने मुस्कुरा कर कहते हुए उसे दाद दी थी, जबकि नौफल उसकी बेअदबी पर हंस रहा था। मुझे पता होता कि ये दोनों शेर तुम लोगों को आते हैं तो कुछ और करता, उसने कान खुजाते हुए कहा था। फिर वजदान ने बेहद ड्रामाई अंदाज में इंकशाफ किया, हज़रत आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि इस घर के सख्त बेअदबी माहौल में एक नहायत अदबी शख्सियत जन्म ले चुकी है और उसे शायर होने का शर्फ भी हासिल है। हमरा ने करन खाकर बेयकीनी से वजदान को देखा। उसे वजदान से इतनी कमीनगी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तभी तो वह अपने इस राज के अफशा हो जाने के बाद से उसका हर हुक्म बजा ला रही थी। उसके एक ना दो पूरे 6 मुस्टंडे किस्म के दोस्तों के लिए चाय और सैंडविचेस बनाती थी, वो भी भरी दोपहरी में अपनी महबूबा नींद की कुर्बानी देकर। और उसका आज क्या सिला मिल रहा था? यूँ भरी महफिल में अपना मजाकिया उड़ा जाने के ख्याल ही से उसका दिल रुकने लगा था।
مجھے بتاؤ میرے جیسے باذوق اور باادب شخص کے ہوتے ہوئے کس گستاخ نے شرف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ انس نے رعب سے پوچھا تو وہ کنکھیوں سے ہمراہ کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، پہلے آپ اس ناچیز کی ذاتی کا وش تو سن لیں، اس کے بعد آپ کے حضور اس کا نام بھی پیش کر دیا جائے گا۔ پھر جو چور کی سزا وہ شاعر کی، چور تو شاید بخشا بھی جائے مگر فٹیچر شاعر بیچارہ ایٹ دی اسپاٹ انعام سے نواز دیا جاتا ہے، چاہے انڈوں کی صورت ہو یا ٹماٹر کی۔ محیط نے مسکراتے ہوئے اس سے گویا صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا تھا۔ اوفو، آپ سنیں تو بہت اچھا شعر ہے۔ وجدان پیچھے نہیں ہٹاتا۔ اب تو سبھی کو دلچسپی ہونے لگی مگر زوہا نے ناک چڑھا کر کہا، ہوگا کوئی اس کے جھنڈے والی سرکار جیسا ڈبہ شاعر۔ آپی تم تو نہ ہی بولو، جب تک چپ رہتی ہو تب تک ہی انٹلیکچوئل لگتی ہو۔ وہ قدر چڑھ کر بولا تو زوہا خفیف سی ہو کر اسے گھورنے لگی۔ یہ بچپن ہی سے چہرہ شناس ہے۔ انس نے وجدان کا چہرہ تھپکا تھا۔ چلو بھائی کچھ اس گمنام شاعر کے دیوان سے ہو جائے۔ نوفل کو ان کی یہ گھریلو چٹکلوں والی محفل بہت پسند تھی۔ اسے اکسانے والے انداز میں بولا تو وجدان کھنکھار کر گلا صاف کرنے لگا۔ تب ہمراہ کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اسے تو بہتر ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی پسند کی شاعری سنا دیں۔ اس نے فوراً آئیڈیا دیا تھا، ساتھ ہی وجدان کو آنکھ بھی دکھائی تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، میں بھی اس شاعر کو پسند کرتا ہوں، اس لیے تو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کے جگ، گلاس اور ٹب لبریز ہو جائیں، تم اپنی شاعری سنانا شروع کرو کیونکہ میں دیوانوں کے لیے بےتاب ہو رہا ہوں۔ انس نے تپائی پر رکھا بلورے پیپر ویٹ اٹھا کر ہاتھ میں ٹولتے ہوئے بڑے سکون سے کہا تو ہمراہ بے ساختہ وجدان کو دیکھنے لگی مگر وہ خبیث اس وقت ذرا بھی رحم کرنے پر آمدہ نہیں تھا۔ ایک آزاد نظم ہے، وہ بڑے شاعرانہ انداز میں گویا ہوا تو انس نے سنجیدگی سے ٹکڑا لگایا، دھیان سے، ماور پاور آزاد نہ ہو، یہاں یہ بیویاں بھی بیٹھی ہیں تو دوپٹہ لے کر سنے نا۔ وجدان نے مشورہ دیتے ہوئے نظم شروع کی تھی، ایک پیغام لکھا ہے، تمہارے نام لکھا ہے، سوچتی ہوں تمہیں بھیجوں، پر کیسے؟ بھائی خط کے ذریعے، بلکہ اب تو موبائل پر میسج کی سہولیت بھی میسر ہے، اور سب سے بہتر ہے کمپیوٹر۔ زوہا نے اس کے شاعری قطع کی اور بے دریغ مشوروں سے نواز دیا، جبکہ ان سب کے تاثرات نظر پر ہمراہ انگشت بدندہ وہ ابھی تک یہی سمجھتی رہی تھی کہ وجدان نے اس کی ڈائری کا ایک آدھ پیج ہی پڑھا ہوگا، مگر آج اس کے منہ سے اپنی تازہ ترین شاعری سن کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وقتاً فوقتاً شاعری اگر کہا جا سکے پڑھتا رہتا تھا، بلکہ چرا کے اپنے پاس محفوظ کرتا رہتا تھا۔ اوفو آپی، یہ ابھی کی شاعری تھوڑی ہے، کسی برہا کی ماری نے آدھی صدی پہلے اپنے ان کے نام بھیجنا ہے۔ وجدان نے وضاحت کی تھی، ہمراہ کا جی جا رہا تھا اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں اپنے لمبے ناخن کو سیر دے یا اس کی مسکراہٹ نوچ لے یا پھر کم از کم زبان میں کیل تو ٹھوک دے، مگر ہائے بے بسی، آگے تو سناؤ، پتہ چلے کس پائے کی شاعری ہے۔ محیط نے دلچسپی ظاہر کی تھی، آگے عرض ہے، اتنی شوق ہوا کے ساتھ وہ پیغام جو بھیجوں تو ڈرتی ہوں میں وہ اس کو خوشبوؤں کی طرح سرانہ دے ہر سوں، رات رنگی فضا کے ہاتھ وہ پیغام جو بھیجوں تو ڈرتی ہوں میں وہ اس کے رنگوں میں رنگ نہ دے ہر سوں، سوچتی ہوں تو ڈرتی ہوں مگر میں کیا کروں، میں نے ایک پیغام لکھا ہے، تمہارے نام لکھا ہے۔ ویری گڈ، صبح نے سب سے پہلے داتی تھی۔ غیر متوقع، انس نے گہری سانس لیتے ہوئے پیپر ویٹ رکھ دیا تھا۔ اب شاعر کا نام بھی بتا دو، بلکہ یہ تو کسی شاعرہ کی تخلیق لگ رہی ہے۔ زوہا نے اپنا نقطہ ظاہر کیا تھا، بتا دوں؟ وجدان نے شرارتی نظروں سے ہمراہ کی طرف دیکھا جس کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ ان سب کے درمیان بیٹھ کر شاعر ہونے کا الزام قبول کرنا پڑے دل گردی کا کام تھا، مگر اس وجدان کے بچے سے تو کچھ بھی متوقع تھا۔ ماں بدولت، اس نے بڑے انداز میں کہتے ہوئے سر خم کیا تو جہاں ان سب نے بھی یقینی سے نفی میں سر ہلایا وہیں ہمراہ بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا نام ہوا، پتہ ہی نہیں چل رہا، شاعر ہے کہ شاعرہ؟ انس نے اعتراض کیا تو محیط نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا، ماں بدولت کا مطلب ہے میں ہے، یہ تمہاری شاعری ہے؟ ڈونٹ ٹیل می یار۔ انس مزید حیران ہوا تو سبھی کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، بس مجھے میں کسی کو شک نہیں ہو رہا۔ وجدان نے منہ بنایا تو ہمراہ جو اپنی تخلیق پر اسے داد وصول کرتے دیکھ رہی تھی بے حد جل کر بولی، تمہاری شکل جو نہیں ہے شاعروں والی، اف، پبلک جیلس ہو رہی ہے مجھ سے۔ وجدان جیسے خوشی سے لبالب بھر گیا تھا، تو یہ تمہاری شاعری ہے؟ انس کو اب سمجھ میں آیا تھا، مجھے لگتا ہے تمہارے بھی 12 بجنے لگے ہیں اب۔ محیط نے اسے چھیڑا تھا، اب یہ میری شاعری ہے؟ وجدان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ہمراہ دل ملا کر رہ گئی۔ کسی اور کو اس کے اب نے چونکایا نہیں تھا مگر وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، مگر یہ تو سراسر کسی لڑکی کے خیالات ہیں۔
اس قدر ڈرے सहमे बल्कि हया के पर्दे में लिपटे। नौफल ने इतने अरसे में पहली बार राय दी थी। वजदान तौसीफ़ी नज़रों से उसे देखने लगा। वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता था कि मेरी नज़र मावर पज़र आज़ाद नहीं बल्कि शर्मीली और पर्दे की है। कहीं तुम्हारा जहन तो जनाना नहीं हो गया। अनस ने बड़े गौर फिक्र के बाद नुक्ता निकाला तो वजदान एहतजाजन चिल्लाया था, ये अब आप हद कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। वहीद ने सबको गोया हद में रहने की तलकीन की थी। तभी नौफल ने दफतनी रुए सुकन ज़ोहर और मुईद की तरफ कर लिया। तुम लोग सुनाओ भाई, कोई प्रोग्रेस? ये बहुत गैर मुतवक्को सवाल था, सिर्फ ज़ोहर और मुईद के लिए ही नहीं बल्कि अनस और सबा के लिए भी। नौफल के जहन में शायद उनकी ऐसी कज़नशिप के नाते बेतकल्लुफ़ी का ख्याल हो, इसलिए वो इतने खुले अंदाज में पूछ रहा था। मुईद ने सूरत-ए-हाल संभालने के लिए सरसरी अंदाज में कहा, किस बारे में बात कर रहे हो? वाह, क्या सादगी है। नौफल को उसके तजाहिल अरफाना ने महसूस किया था। फिर गोया सोहा को शामिल ख्याल करते हुए शरारत से बोला, ये तो मुझे लगता है शादी के बाद तुम्हारा नाम भी लेकर नहीं बुलाया करेगा। उफ, सोहा अपनी जगह से उठी थी। मैं चाय लाती हूँ। उसके तर्ज़ अमल ने नौफल को मज़ीद हैरान किया था। अमेजिंग, ये तो तुमसे शर्माती है, वो मुझ से पूछ रहा था। सबके दरमियान खसूसन हमरा और वजदान के सामने बहुत संजीदा और पररौब अंदाज में रहने वाला मुईद बीच महफिल में होने वाली इस पूछताछ पर खफीफ सा हो गया। अनस के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शर्माती नहीं, बच्ची डरती है। कोई नहीं, मेरे इतने स्वीट एंड सॉफ्ट भाई का सब एहतराम तो कर सकते हैं मगर उनसे डर नहीं सकते। सबा ने बिला तवक्कुफ़ अनस की तरदीद की थी तो अनस ने फ़ौरन कहा, ये इस घर में इस भाई की सबसे बड़ी चमची है। हाँ जी, और ख़ुद का भूल गए? कोई सिफारिश करानी हो अबू या चाचा जान से, कुछ बात मनवानी हो तो हर वक्त इनके आगे पीछे फिरते रहते हैं। सबा ने लुत्फ़ लेते हुए उसका पोल खोला था। उन सब के हंसने पर अनस खफीफ सा होकर उसे घूरने लगा। फिर मुतासिफाना अंदाज में बोला, शर्म करो, सबके बीच बड़े भाई को रगीद रही हो। नौफल की सोबत ने कुछ खास असर नहीं किया तुम पर, इन्हीं की सोबत का असर है जो सच को सच कहने की हिम्मत आ गई है मुझ में। और एहसान से कहती नौफल के असाब को अलर्ट कर गई। अस्सलाम वालेकुम या अहलस्सलाम। उसी वक्त इमाद की पुरशोर और पुरजोश आमद सभी की तवज्जो बांटने का बायस बन गई। ये बेवक्त आमद, आज तो हमने शैतान को याद भी नहीं किया। अनस ने बाआवाज़ बुलंद कहा तो वो सबसे मिलता उसकी तरफ पलट कर इत्मीनान से बोला, उस्ताद जी आपको क्या पड़ी है हम शागिर्दों को याद करने की, जहाँ वहाँ आपकी खिदमत में हम हाजिर। अनस उसे घूर कर रह गया। और भाई सबा, कहाँ होती हो यार, न कोई अता न पता न पैगाम। वो बेतकल्लुफ़ी और अपनायत से कह रहा था। अनस और सबा के दरमियान सोफ़े से टेक लगाता कारपेट पर बैठ गया। जो दिलों में रहते हैं उन्हें अता पता और पैगामों की ज़रूरत नहीं होती, वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। नौफल का पूरा वजूद जैसे समात बनकर उसकी तरफ मुतवज्जो था। वह भी इमाद से मरियम फुप्पो की बात इस्तफ़सार कर रही थी। इमाद के होठों की मुस्कुराहट सबा के चेहरे को छूती उसकी निगाह। तकाम की बेतकल्लुफ़ी और शौकी एक एक बात ने नौफल को हद दर्जा जालिस किया था। उस पर मुस्तराद सबा के लबों का घिराव करती बहुत बेसाख्ता सी मुस्कुराहट। वह हद दर्जा बेचैन अस्तराब का शिकार होने लगा। दफतन अपनी कलाई पर बंदी खड़ी पर टाइम देखता हुआ उठ खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अरे अभी से? बहुत सी आवाज़ें एहतजाजन बुलंद हुई थी। यार अभी तो मैं आया हूँ, मैंने सोचा था कि महफिल जमेगी मगर तुम मैदान ही छोड़कर भाग रहे हो। इमाद ने शिकवा किया था। उन सब का मखसूस अंदाज़ गुफ्तगू था मगर इमाद की तो हर बात कुछ अलग ही मायने लेकर नौफल के दिलो जहन पर बिजलियाँ गिरा जाती थी। भूल है तुम्हारी, मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों में से हूँ, वो संजीदगी से कहते हुए कसरत मुस्कुरा कर आखिर में बोला, मगर अभी वापसी बहुत ज़रूरी है। अम्मी अकेली हैं, आज बहुत दिनों के बाद हम रत जगह करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। एक बहुत अच्छी सी मीटिंग मिस कर रहे हो तुम। इमाद ने गोया उसे लालच देने की कोशिश की थी। वो जवाबन कुछ कहने ही लगा था लेकिन सबा उससे पहले उसी आवाज़ में बोल उठी, रहने दे इमाद भाई, ये रत जगह और दोस्ताना गैदरिंग आप जैसे दीवानों के शौक़ है। मेरे शौहर को ऐसे शौक़ लाहक नहीं है, ये तो बहुत सीरियस पर्सनैलिटी है। इमाद ने कह कहा लगा कर जैसे सबा की बात की तायद की थी। नौफल लब खींचता पलट कर उन सब से हाथ मिलाने लगा। फिर जब दोबारा निकला तब भी सबा और इमाद महू गुफ्तगू थे। नौफल का दिल कुछ और बुरा पड़ा था। अनस और मुईद उसे बाहर तक छोड़ने के लिए उठे थे मगर सबा उन्हें रोक गई थी। मैं जा रही हूँ ना। ओह, उन सब के मायने खेज आवाज़ों को अनसुनी करती वो तेज़ी से कॉरिडोर में निकल आई। सुहा चाय की ट्रॉली लेकर चली आ रही थी। नौफल भाई को चाय के लिए तो रोकती, घर में अम्मी अकेली हैं, फिर आएंगे वो, उसे मुख्तसर जवाब देती तेज़ी से बाहर की तरफ लपकी। वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रहा था जब उसने दरवाज़ा खोला। सुने,
बेहद गैर मुतवक्का आवाज़ ने बेसाख्ता ही नौफल के कदमों को ठिठका दिया था। वो रुका ज़रूर मगर पलटा नहीं, सिर्फ गर्दन मोड़ कर उसे देखने लगा। नौफल को लगा वो पंजों के बल चलकर उसके पास आई हो। उसकी तरफ देखा तो वो नंगे पाँव थी। वो कदरे खजल और शक्ति से महसूस हुई जैसे उसे रोकने के बाद मुखातिब करने से हिचकिचा रही हो। आप कल आएंगे ना? पता नहीं उसे बावर कराया गया था या उसकी राय मालूम की जा रही थी, मगर इतना ज़रूर हुआ कि वो पूरे का पूरा उसकी तरफ घूम गया। किस खुशी में? अम्मी मोहित भाई और सोहा की शादी की डेट फिक्स करना चाह रही थी, हमारी वजह से रोक रखा था। और मैं क्यों? वो अभी बहुत बेतनाई से पूछ रहा था। जाने उसका मदया समझा नहीं था या फिर अनजान बनने से काम ले रहा था। अम्मी चाहती हैं आप इस मौके पर ज़रूर मौजूद हो, सबा ने संजीदगी से कहा। तो उसकी बात का मतलब पाते हुए वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोला, कल मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हूँ, आज भी आपकी वजह से इतना टाइम निकल गया। आज की कमिटमेंट कल निभाना पड़ेगी, ये भी तो बहुत ज़रूरी काम है। सबा को उसकी बात ने तकलीफ़ दी थी, जताए बगैर नहीं रह सकी। कुछ ऐसे ही रंग उसके चेहरे से भी झलकते थे। दुख और नारसाई के चंद लम्हों पहले जगमगाता चेहरा बुझ सा गया था। देखें, ये बात पहले तय नहीं थी, जबकि ज़ालक के साथ मेरी मीटिंग कंफर्म थी, जिसको मैं वो सफ़ा चट अंदाज में कहने लगा था कि उसकी बात काट कर तेज़ लबुल हसीम बोली, ओके आप निभाएं अपनी कमिटमेंट। अगर मुझे पता होता कि आपकी मीटिंग ज़ालक के साथ फिक्स थी तो मैं उसी वक्त गेट पर ही उतर जाती। वो एक झटके से पलट गई थी। उसके नाकाबिले यकीन तासुरात और लबुल हसी ने नौफल को तैयार में मुब्तला किया था। उसे कतई समझ नहीं आ रही थी कि एक ऐसी लड़की जो उससे शादी से पहले किसी और को पसंद करती रही थी, उसका यूँ जेलस होना बहुत नाकाबिले यकीन सी बात थी। कि सबा वाकई मीरा और साले की दोस्ती से जेलस होती है, मगर क्यों? यह कौन सा मोहब्बत करने वाला शौहर हाथों से निकला जा रहा है? तो फिर उसके तासुरात में इतनी नागवारी क्यों? वो ख्यालात के डोरों में उलझता गाड़ी की तरफ बढ़ा तो कदमों में पहले किसी तेज़ी नहीं थी। वो वापस कॉरिडोर में पहुंची तो मोहित कमरे से बाहर निकल रहा था। सबा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके जहन से फ़ौरन ही हर बात महू हुई थी। हल्के से मुस्कुरा के बोली, बात तो मुझे भी आपसे करनी है और बहुत ज़रूरी भी है। लम्हा भर को रुक कर मोहित ने उसकी तरफ देखा था, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे खतरे की बू आ रही है, कहीं तुम मेरी खिंचाई तो नहीं करने वाली? बात तो कुछ ऐसी ही है। सबा भी मुस्कुरा रही थी, फिर बोली, मेरे ख्याल में लॉन बेहतर होगा, खुशगवार से दलाइल भी सहन में आएंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर तुम पहले जाकर जूते पहनाओ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके नंगे पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोला तो वो झीक कर अंदर की तरफ बढ़ गई, जहाँ अब नए सिरे से चाय और सैंडविचेस का दौर चल रहा था। तुम कहाँ फरार हो गई? नगीन ने उसकी खबर ली थी। मैं बस अभी 2 मिनट में वापस आ रही हूँ, मेरी चाय और सैंडविच को कोई हाथ न लगाए। वो अपने जूते पहनती, उन सबको तंबी करती, कमरे से निकलने लगी तो जोहा ने उसका हाथ थाम लिया। अब तो मिजाज खुदा भी चले गए, कहाँ की भाग दौड़ हो रही है? वो अपने साथ उसे भी कॉरिडोर में ले आई थी। अब मैं तुम्हारे मिजाजी खुदा से 2-2 हाथ करने जा रही हूँ, उसने बशाशत भरे अंदाज में कहा, मगर साथ ही सोहा के चेहरे पर छाने वाला पथरीलापन भी महसूस कर लिया। तुम तो खुश हो ना जोई? सिवा ने बेख्तियार उसके हाथ अपने हाथों में थामते हुए पूछा तो उसके अंदाज में इस्तिफ़सार से ज़्यादा मिन्नत पोशीदा थी, जैसे उसका इस बात में जवाब सुनने की मुंतज़िर हो। नहीं, उसने जैसे पत्थर मारा था, वो उसका जवाब पहले ही से अच्छी तरह जानती थी। फिर भी इसको दिल को एक धचका सा लगा था, मगर अगले ही पल वो एक और धचके का शिकार हुई। जोहा बहुत सरसरी अंदाज में कह रही थी, मगर इसके बावजूद मैं इस रिश्ते पर तैयार हूँ। सबा ने फी अल्फार खुद को संभालते हुए बशाशत का लिबादा ओढ़ लिया। बहुत खुशकिस्मत हो जोई, क्योंकि जब हम बहुत नाखुश होने के बावजूद किसी शख्स को शरीक हयात करते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि उस शख्स में बेपनाह खूबियाँ हैं। कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट का अमल खुदा ने शायद मेरे जैसे लोगों के लिए बना रखा है। तुम्हें शायद इन लफ्ज़ों के हिजे भी मालूम नहीं होंगे। वो सबा के हाथों से अपने हाथ खींचते हुए तल्खी से बोली तो सबा को यूँ लगा जैसे उसके दिल के जख्मों को किसी ने बेदर्दी से खरोच डाला हो। जोहा दोबारा कमरे में चली गई थी, मगर सबा उसके कहे अल्फाज के भंवर में चकफेरियाँ लेती वहीं मुंजमद खड़ी थी। मैं नहीं जानती, वो यकलगती दुख और तासुब की इंतहा पर आन खड़ी हुई थी। तुम क्या जानो जोहा मीर, पिछले 2 माह से इन्हीं तो लफ्ज़ों के नत नए रूप तो देख रही हूँ, और ये भी कि मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद अगर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट पर रखी जाए तो इससे बड़ी तकलीफ़ और अजियत और कोई नहीं जोहा, कोई नहीं। मगर तुम लोग क्या जानो, क्या समझो? तुम लोगों की नज़र में तो मैं बेहद खुशकिस्मत हूँ। वो सर झटकते हुए मुतासिफाना अंदाज में हंसी तो पलक पर एक आंसू आन रुका।
اس نے انگشت شہادت پر اس آنسو کو اٹھا لیا۔ اور یہ میری قسمت، اس نے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے جھڑکا اور ذہن کو پورا گندہ سوچوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہلکی ہلکی مگر ٹھنڈی ہوا نے موسم کو ایک خوبصورت اور دل فریب سے رنگ دے دیا تھا۔ وہ گلاب اور موتی کی دل پسند خوشبو گہری سانس کے ذریعے اندر کھینچتی محیط کی طرف بڑھی، جو لان میں ٹہلتے ہوئے یقیناً اچھے موسم کا انجوائے کر رہا تھا۔ آؤ صبا۔ وہ واپسی کے لیے پلٹا تو اسے دیکھتے ہی خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور اسے سامنے پا کر وہ پھر سے آزردگی کا شکار ہونے لگی۔ آپ بھی خوش ہیں یا خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں محیط بھائی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتی اس کے بلا مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ محیط اس کے سوال پر بالکل بھی چونکا یا حیران نہیں ہوا تھا، جس سے صبا کو یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ بھائی، میں تمہارے شوہر کی طرح سپر اسٹار تھوڑی ہوں، ایک گمنام سا عام سا وکیل ہوں۔ یہ ایکٹنگ وغیرہ میرے بس کا روک نہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں محیط بھائی، اگر سوہا کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو آپ نے بھی خود سے اس رشتے کے لیے نہیں کہا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو اس رشتے کو طے کرنے کے لیے بنے ہیں۔ محیط کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، مگر اس کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس سوال کی؟ سوہا بالکل بھی راضی نہیں ہے محیط بھائی، وہ دبے لفظوں میں بولی تھی۔ وہ صرف بے وقوف ہے صبا، پریشان مت ہو، مجھے اس کے انکار کی نہیں، آپ کی لائف ڈسٹرب ہونے کی فکر اور پریشانی ہے۔ ڈونٹ بی سلی صبا، وہ کیا کر سکتی ہے؟ محیط نے اسے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، تو وہ اسے بچاتے ہوئے احتجاجاً بولی، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی؟ وہ ابھی سے صاف انکاری ہے۔ دیکھو صبا، اس بحث میں پڑھنا محض وقت کا ضیاع ہے۔ مجھے بڑی مامی نے اس پرپوزل سے متعلق بتایا تھا تو میں نے ہاں کہہ دی۔ اب چھوٹی مامی کو چاہیے تھا کہ وہ زوہا سے پوچھتی۔ ان لوگوں نے اس کو منظور کیا ہے تو کسی بنیاد پر ہی کیا ہوگا۔ میں تو چھوٹے ماموں سے بھی صاف الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ میری طرف سے تبھی ہاں سمجھے جب زوہا رضامند ہو۔ بہرحال میں اپنی ماں کی رضا میں راضی ہوں، دوسری پارٹی کیا کر رہی ہے یا مستقبل میں کیا کرے گی اس کی مجھے کوئی فکر نہیں۔ وہ بے حد پرسکون تھا۔ صبا کو اس کے اطمینان پر رشک آنے لگا۔ یوں ہی تو سبھی محیط کی معتدل طبیعت پر درویدہ نہیں تھے۔ ہر بات کو سکون سے ہینڈل کرنا، منفی کو بھی مثبت انداز میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا، وہ بہت بڑی خوبی تھی۔ آپ صرف امی کی بات رکھ رہے ہیں؟ صبا نے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے سوہا سے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں، وہ میری کزن ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اس کے جواب نے صبا کو بحر تحیر میں غرق کر دیا۔ وہ اس کی حیران صورت دیکھ کر بے اختیار مسکراتے ہوئے بولا، اب تم کچھ اور اندازے لگانا مت شروع کر دینا۔ اگر بڑی مامی کے پیش کردہ پرپوزل کے جواب میں چھوٹی مامی زوہا کا انکار پیش کر دیتی تو میں تب بھی کوئی اعتراض نہ کرتا۔ اپنی زندگی کے اس قدر ہم فیصلے سے اس طرح بے اتنائی کیوں برت رہے ہیں محیط بھائی؟ صبا کو اس کی اس قدر فرما برداری سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، تمہیں میں اتنا ہی بے وقوف دکھائی دیتا ہوں کہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو اتنی آسانی سے اپنی لائف ڈسٹرب کرنے دوں گا؟ اب مجھے صرف اتنا مطمئن کر دیں کہ کیا آپ خوش ہیں؟ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ اس کے لفظوں کے داؤ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے مزید کچھ پوچھنے سے پہلے اسے اطمینان دلاتے ہوئے بولا، تم بھی پریشان مت ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ میری پیٹھ پیچھے مجھے چاہے کچھ بھی کہہ لے، مگر میرے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں ہوتی۔ تبھی اپنے رعب کا شوق پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بھی کہوں، اپنی دشمن اول کے لیے حامی کیسے بھرے بیٹھے ہیں؟ وہ دفتن جیسے جل کر بولی تو محیط ہنس دیا، اب تم بات کو ایسے بھی سمجھ لو۔ وہ اس کے ساتھ چلتی برآمدے کی اوپری سیڑھی پر آ بیٹھی۔ اس بار بارش کی وجہ سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، محیط نے ماحول کی کھنکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو صبا کے ذہن میں ایوبا کے گرجتے برستے موسم کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ تبھی شاید وہ اس ذکر سے گریز برت گئی تھی۔ آپ بتائیں، آپ کو مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی تھی؟ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اور آج کا ایپیسوڈ وجدان کتنا شرارتی نکلا نا، وہ اس کی ڈائری پڑھتا رہتا تھا، مجھے لگا تھا اس نے صرف رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور مطلب یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ وہ اس کی ڈائری پڑھتا رہتا ہے، کتنی غلط بات ہے۔ لیکن اس نے اس کو کس طرح پریشان کرا، وہ بیچاری، خیر امبیرس ہی کر دیا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے، زوہا اور محیط واقعی سے رشتے کے لیے مان گئے ہیں یا پھر نہیں؟ اور صبا اور نوفل، اور دیکھیں نوفل تو جیلس ہوتا ہے، اس میں تھا بھی، اور جیلس تو وہ ہوتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے، مس کمیونیکیشن کریٹ رکھیں گے۔ خیر جلدی سے بس سارٹ ہو جائے، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرنس ہوں گے؟ اور چلیں اب ہم آپ سے کل ملیں گے، اب اپنا خیال رکھیے گا۔
خدا حافظ.